मुझे एक्चुअली दो ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं। पहला है सीलिएक डिजीज एंड दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। डॉक्टर्स के पास जाते थे, डॉक्टर्स को लगता था कि या तो ये बहाने बना रही है स्कूल ना जाने के। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं, तो कोई रियली कंसिडर करता था कि अच्छा ऐसी भी डिजीज हो सकती है। फाइनली एक डॉक्टर को शायद डाउट हुआ कि हो सकता है सीलिएक डिजीज। पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे कि अरे हमारी इतनी छोटी सी बच्ची इतना ज्यादा हिम्मत दिखा रही है। और जब पता लगा, ऑनेस्टली उनके लिए वो बिटर स्वीट मोमेंट थी। और यही रीजन था आपका डॉक्टर बनने का? मुझे डॉक्टर बनने का मैंने तब डिसाइड किया जब मैं एक दिन अपने हॉस्पिटल में बैठी हुई थी जहाँ मेरा सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज हुआ था। एंड वहाँ पे मैं रिसेप्शन पे अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का वेट कर रही थी। मैंने जहाँ तक सुना है कि अल्सर वगैरह जब ये चीजें होती हैं तो आपका डाइट डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि अगर आपका डाइट खराब है इस वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर ने क्या बताया आपको, क्यों हुआ? डॉक्टर ने ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया। इसका रूट कॉज जो है वो फंक्शनल मेडिसिन में फिर भी बेहतर तरीके से बताया जाता है। जब मुझे पता चला कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जब मैंने देखा कि अच्छा अल्सरेटिव कोलाइटिस और ये मुझे हो गया। अगेन आप वाला सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी वो थॉट्स आई कि मैंने तो हमेशा से स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो की हाँ। है, मैंने बाहर का नहीं खाया, ये मुझे कैसे हो सकता है। मैंने फाइनली एक्सेप्ट किया एंड आई डाइव्ड डीप इनटू द टॉपिक। तो मुझे पता लगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बहुत सारे रूट कॉजेज होते हैं। जैसे कि डाइट एक मेजर ट्रिगर रोल प्ले करती है, वैसे ही स्ट्रेस जो है और ट्रॉमा जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कब डिसाइड किया था आपने कि मैं ओपनली आऊंगी, बोलूंगी? क्योंकि ये भी बहुत डिफिकल्ट है जहाँ आप चार लोगों से एक ऐसी बातें सुन रहे थे कि ये तो तुम्हारे दिमाग में है। ये पूरा जी, सोशल मीडिया, पूरा दुनिया के सामने आके बोलने की हिम्मत भी बहुत बड़ी चीज है। तो ये कब डिसाइड किया? अपने आप को ठीक करने में मुझे जितना वक्त लगे, मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं टाइम के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे जितना टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तब तक मैं अपने आप को लेकर के 100% ऑनेस्टी के साथ वर्क करने वाली हूँ। बीमारी से जूझना अलग बात की होती है और उसको समझना अलग चीज होती है, बिल्कुल। जो आपने सीख लिया है। और बहुत अच्छी बात है कि दूसरों को सिखा रहे हो। हाय प्रिंसी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हो आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया। तो प्रिंसी, आप जैसे एक ऑटो इम्यून कंडीशन के बारे में आप बता रहे हो, तो पहले तो उससे शुरू करते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है एंड आपकी जी, जर्नी कैसी रही? मुझे एक्चुअली दो ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं। पहला है सीलिएक डिजीज एंड दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके। ये दोनों ही इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। जैसे अगर हम सीलिएक डिजीज की बात करें, तो इसमें जब भी हम ग्लूटेन खाते हैं, ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो वीट, बार्ले, राय इनमें मिलता है। सो जब भी हमारी बॉडी में ग्लूटेन जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करने लगता है एंड इट स्टार्ट्स डैमेजिंग आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ विलाए होते हैं, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। सो दैट इज सीलिएक डिजीज। हम्म। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है कि इम्यून सिस्टम गलती से हमारे बॉडी के ऑर्गन को इम्पेक्ट करने लगता है। ओके। यहाँ पे जो ऑर्गन है वो वाला होता है लार्ज इंटेस्टाइन। हम्म। जैसे सीलिएक में स्मॉल इंटेस्टाइन था, अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन पे वो नुकसान पहुंचाता है। हम्म। सो दीज आर द टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो मुझे हैं। आपको कब पता चला ये कि आपको ये कंडीशन है? ओके, सीलिएक डिजीज तो मुझे जब मैं 8 साल की थी तब डायग्नोज हुआ था। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस पिछले 3-4 साल में पता लगा है, जब मैं 21 साल की थी। कि जब ये 8 साल की उम्र में आपको ये चीजें पता चले तो मतलब हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? उस वक्त तो ये समझ में भी नहीं रहता है कि बीमारी क्या होती है, एंड दैट टू दिस कंडीशन जिसको अभी भी लोग नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल, उस टाइम पे मुझे पहले से ही, बचपन से, मुझे याद नहीं कब से, लेकिन शायद जब मैं 3-4 साल की थी तब से ही मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत रहते थे। जैसे मुझे अक्सर जब भी मैं खाना खाती थी, मुझे याद है मैं मम्मी से कंप्लेन करती थी कि पेट दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। हम्म। कभी कभी डायरिया भी हो जाता था। डॉक्टर्स के पास जाते थे, डॉक्टर्स को लगता था कि या तो ये बहाने बना रही है स्कूल ना जाने के, या फिर इसको कोई स्टमक इन्फेक्शन है। अगेन उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं, तो कोई हम्म। रियली कंसिडर करता था कि अच्छा ऐसी भी डिसीज हो सकती है। राइट। सो ऑलमोस्ट 3-4 साल डॉक्टर्स के पास राउंड्स लगाने के बाद फाइनली एक डॉक्टर को शायद डाउट हुआ कि हो सकता है सीलिएक डिजीज हो। हम्म। तो उन्होंने टेस्ट करवाया एंड जब मैं 8 साल की थी तब वो फाइनल डायग्नोसिस हुआ। ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं? कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इफ यू हैव
एक डाउट कि अब ऐसा कोई कंडीशन मुझे हो सकता है, क्योंकि आजकल जैसे आप भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो तो लोगों को डाउट आ सकता है एक बार सिम्टम्स को चेक करते हुए। जी, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी है। अक्सर ऐसा होता है जब हमें डाउट होता है किसी भी डाइजेस्टिव इश्यू को लेकर के। हम्म। मान लीजिए हमें ब्लोटिंग हो रही है, हमने ओवर ईटिंग कर लिया, हम नहीं भी कर रहे हैं तो हमें खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद पेट में भारीपन लग रहा है या फिर हम्म। हमें वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा है, डायरिया जैसा हो रहा है। किसी भी तरीके का कोई डाइजेस्टिव इश्यू अगर हमें लगता है हमारे पेट संबंधित, डाइजेशन संबंधित, तो हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ओके। एंड ये 8 साल की उम्र में जब आपको पता है, आई एम श्योर आपके लिए तो डिफिकल्ट होगा भी, बट फिर भी एक आप बच्चे थे, आप पे इतना असर नहीं किया होगा, लेकिन पेरेंट्स पे तो बहुत किया होगा। उन्होंने कैसे डील जी, किया? बिल्कुल। जी, पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। ऑनेस्टली मेरे लिए तो वैसा था कि मुझे लगा था कुछ तो मुझे नया-सा हुआ हम्म। है, जिसका नाम मुझे नहीं पता है। मेरे लिए उतना ही था कि हम्म। कुछ है नया-सा जिसकी वजह से मुझे गेहूँ नहीं खाना हम्म। है। एंड क्योंकि जब आप इतने छोटे होते हो तो आपको पता भी नहीं होता है कि लाइफ टाइम का एक्चुअल में मतलब क्या है। हम्म। तो आप बस कहने के लिए कह देते हो कि मुझे लाइफ टाइम के लिए गेहूँ नहीं खाना है। हम्म। तो मेरे लिए तो ऐसा था, बट देन पेरेंट्स के लिए इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उन्हें तो पता था कि लाइफ टाइम का मतलब क्या है, उन्हें पता था कि गेहूँ नहीं खाएगी तो क्या करेगी, बिकॉज़ हम नॉर्थ इंडियंस के केस में स्टेपल डाइट ही गेहूँ है। हम हाँ, दिन में पूरी 2 पराठा यही सब चलता है हमारे हाँ, यहाँ। बिल्कुल, रोटी, पराठे खाते हैं। तो ठीक से तो मुझे याद नहीं है कि उनका रिएक्शन कैसा था, बट अक्सर वो मुझे अब बताते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोते थे मुझे देख कर के कि मैं कैसे जीऊँगी, कैसे रहूँगी, मेरा आगे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरी लाइफ़ का क्या होगा। सो वो लोग बहुत कंसर्न रहते थे एंड इनिशियली तो वो एक रेस्टलेसनेस सी होती है कि नहीं, नहीं, एक डॉक्टर नहीं, हम 5-7 डॉक्टर को दिखाएँगे। क्या पता कोई डॉक्टर कह दे कि इसका इलाज है। एक को नहीं समझ में आ रहा हो शायद दूसरे को आ जाए, दूसरे को नहीं तो शायद तीसरे को आ जाए। तो एक्सेप्टेंस। स्टार्टिंग में तो हाँ जी, स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट था वो और मैनेज कैसे किया, मतलब अभी उस टाइम उनको कैसे, उस टाइम तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ डॉक्टर। ये बिल्कुल। कौन से नंबर के डॉक्टर थे जिन्होंने डायग्नोसिस कर दिया था? एक्चुअली काउंट तो मेरे पेरेंट्स और मैं हम दोनों ही भूल चुके थे उस टाइम तक क्योंकि हम लोगों ने मेरी पूरी ज़िंदगी डॉक्टर्स के साथ गुजरी है। मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं हमेशा से बीमार ही रहती थी। सो हम लोगों ने इतने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब डायग्नोसिस को लेकर के मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही थी एंड आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ दैट हॉस्पिटल। इट वॉज इन दैट बाजार एंड वहाँ पे हम गए, देयर वॉज दिस डॉक्टर सिटिंग देयर एंड उन्होंने मुझे देखा एंड उन्होंने मम्मी को बोला कि हो सकता है इस बच्ची को एक बीमारी होती है गेहूं से रिलेटेड, शायद वो हो, तो मैं आपको उसका टेस्ट लिख के देता हूँ और आप उसका वो टेस्ट करवा लो। जैसे ही मम्मी ने वो चीज़ सुनी, मैंने मम्मी का वो फेस देखा था, मुझे आज भी याद है, मैं खड़ी हुई थी एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। एंड मैंने जब मम्मी की तरफ मुड़ करके देखा तो मम्मी बहुत ज़्यादा उदास हो गई एंड मम्मी ने बोला कि ठीक है आप टेस्ट लिख दीजिए, हम देखते हैं। फिर उस दिन तो वो टेस्ट लिखा। नेक्स्ट डे एक्चुअली इट वाज अ ब्लड टेस्ट नेम्ड TTG-IgA, ओके। जो जनरली सीलियक डिजीज को लेकर के किया जाता है। सो नेक्स्ट डे मुझे वो खाली पेट करवाना था। सो मैं डॉक्टर के पास गई एंड मॉर्निंग में जब उन्होंने वो टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट लेने लगे तो वो मुझे बातों में उलझा रहे थे, समझा रहे थे कि अरे नहीं बेटा, अच्छा नाम बताओ, अच्छा दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा। एंड मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मुझे बस इस टेस्ट का रिजल्ट चाहिए, मुझे जानना है मुझे क्या हुआ है। करेक्ट। सो एक्चुअली ये एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत अच्छे से याद है एंड मैंने देखा कि मम्मी की आंखों में आंसू थे एंड पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे कि अरे हमारी इतनी छोटी सी बच्ची इतना ज़्यादा हिम्मत दिखा रही है एंड पता नहीं इसे ये कौन सी अजीब सी बीमारी हो गई है। हाँ। बिकॉज अगेन आसपास किसी भी खानदान में, फ्रेंड्स में, किसी को भी कुछ भी नहीं सुनाई दिया था कि अच्छा सीलियक जैसा भी कुछ हो सकता है। सो आई वॉज द फर्स्ट वन। और जब पता लगा ऑनेस्टली उनके लिए वो बिटर स्वीट मोमेंट थी। स्वीट इसलिए थी क्योंकि फाइनली एक एक डायग्नोसिस था जो डायग्नोसिस। एक्सप्लेन कर सकता था मेरा सिम्टम्स या। एंड बिटर इसलिए था कि बिकॉज उनकी बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जिएगी कैसे। उनके हाथ में तो छोटी सी 8 साल की बच्ची थी जिसको बहुत सारी चीज़ें अब नहीं खानी थी। अचानक से एक दिन उठ करके डॉक्टर ने बोला बाहर का नहीं खाना, ये नहीं खाना, गेहूं का नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, सूजी नहीं खाना। सो पेरेंट्स का वही एक कांस्टेंट क्वेश्चन रहा बहुत टाइम तक और खासकर स्टार्टिंग के दिनों में कि खाएगी क्या, ये सब नहीं तो फिर क्या खाएगी। यस। सो दैट वाज देयर रिएक्शन एंड बहुत साल लगे उन्हें
एंड मैं बोलूँगी उनकी बहुत हिम्मत थी कि उन्होंने डट करके इस चीज़ का सामना किया और मुझे यहाँ पे इस लेवल पे जहाँ पे आज मैं हूँ वहाँ पे लाके खड़ा कर सके। सबसे बड़ी बात, उस टाइम तो ग्लूटेन फ्री वर्ड भी बहुत मुश्किल होगा, हाँ क्योंकि जी, लोगों को बिल्कुल। पता भी नहीं। अब मुझे लगता है 4-5 साल से लोगों को पता चला ग्लूटेन फ्री डाइट कुछ होती है। अब जी। ज्यादा अवेयरनेस है, पहले तो था भी नहीं। तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा उनके लिए तो। हाँ, और उसी टाइम पे क्योंकि इतना पता नहीं था ग्लूटेन फ्री हम्म। का, देयर वाज़ दिस वन शॉप, एक फार्मेसी थी एक्चुअली, वो शॉप भी नहीं थी। हम्म। एंड वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे आप इसका जो भी ग्लूटेन फ्री है, बिकॉज़ अगेन मैंने पहली बार तभी ग्लूटेन शब्द सुना था कि अच्छा कुछ तो होता है ये जो मुझे हम्म। खाना है, ग्लूटेन फ्री खाना है मुझे। सो वहाँ पे उस शॉप में ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स मिलते थे एंड प्रोडक्ट्स के नाम पे वहाँ पे 3 ही प्रोडक्ट थे इन टोटल। हम्म। जहाँ पे एक ऑरेंज कलर के बिस्किट आते थे, बहुत टाइट होते थे, बट मैं बहुत खुश थी कि अच्छा कुछ तो है मेरे खाने के खाने के लिए। लायक नहीं। एक आटा आता था और एक नमकीन आती थी। हम्म। ये 3 ही चीज़ें आती थी एंड मम्मी-पापा वहाँ से जब लेके आए प्रोडक्ट्स, उनको अच्छा लगा कि चलो कुछ तो इसके खाने के लिए है। हम्म। बट देन ऑनेस्टली जब मैंने उनको पहली बार खाया, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, मैं बहुत रोई थी बिकॉज़ जब मैंने वो खा कर के देखा, वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे नॉर्मली होता है। हाँ। मैंने वो जब कुकीज़ खाए, क्योंकि उससे पहले तो मैं खाती थी। हम्म। जब मैंने वो ग्लूटेन फ्री वाले कुकीज़ पहली बार खाए, आई स्टिल रिमेंबर वो ऑरेंज वाला फ्लेवर। मैंने उसके बाइट लिया ये सोच करके कि वाओ! आई कैन फाइनली ईट दिस, ये तो कुछ है जो मैं खा सकती हूँ। एंड जब मैंने बाइट लिया वो बहुत टाइट था एंड उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं रोने लगी, फिर मम्मी ने बोला नहीं, नहीं कोई बात नहीं, तुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो वी हैव नमकीन, तू नमकीन खा। सो जब मैंने नमकीन खाना स्टार्ट किया, अगेन वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, कुछ भी व्हीट बेस्ड नहीं होता है, तो वो जो राइस का जो टेस्ट आता है हम्म। और जो वो एक क्रिस्प आता है कि वो टूटता नहीं है आसानी से, टूटता है तो एक अजीब सी साउंड आती है, वो सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी नहीं रहती है। सो उसका भी टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं था, बहुत अजीब टेस्ट था एंड मैंने वो तीनों प्रोडक्ट्स हाथ भी नहीं लगाए। एंड बहुत ज़्यादा बुरा लगा था पेरेंट्स को, और ये ऑलमोस्ट यही वाली स्टोरी कांस्टेंट लगभग 7-8 साल तक रही थी, हम्म। क्योंकि अगेन ड्यूरिंग दैट टाइम किसी को नहीं पता था ग्लूटेन फ्री क्या होता है। करेक्ट। सो प्रोडक्ट्स के नाम पे आई हैड दीज 2 to 3 प्रोडक्ट्स हम्म। एंड ये भी मेरे फेवरेट नहीं थे। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा बचपन बिना किसी बिस्किट्स, नमकीन और इन सब चीज़ों के निकाला है। प्रिंसी, ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड छिन गया आपसे इस बीमारी की वजह से? जी, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है। और चाइल्डहुड छीनने के बहुत सारे रीज़न्स थे, जिसमें से इस बीमारी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं थे एज़ सच, हम्म। एंड जो थे भी अवेलेबल वो इतने अच्छे नहीं थे। वो ऑलमोस्ट बस एडिबल थे बट टेस्टफुल बिल्कुल नहीं थे। एंड उसी के साथ जब जब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल में मेरा सीलिएक डिजीज़ को लेकर के बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। हम्म। क्योंकि पूरे स्कूल में, एंटायर स्कूल में मैं इकलौती थी जिसको ये डिजीज़ है। एंड इवन दो प्रिंसिपल को ऑलरेडी बता दिया था कि ठीक है ये सब ये नहीं खा सकती है, इसका ध्यान रखना। बट देन अगेन जब लंच ब्रेक होता था एंड जब सारे क्लासमेट्स आपस में टिफ़िन्स एक्सचेंज कर रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा आंटी ने क्या डाला, अच्छा ये मैं खाने वाला हूँ, तू ये खा ले, मैं वो खा लूँगा। एंड वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो किनारे पे कॉर्नर पे जाके अपना टिफ़िन खा रही है एंड वो देख रही है अपना टिफ़िन और वो सोच रही है कि ये वाला टिफ़िन कभी किसी के साथ शेयर नहीं हो पाएगा। सो ये फीलिंग मुझे हर दिन आती थी, बहुत सालों तक आई जब तक मैं स्कूल में थी, बिकॉज बाकी सब बच्चे घुल मिल के रहते थे एंड मैं इकलौती वहाँ पे कॉर्नर पे अपना खाना खा रही होती थी। एंड दैट टू वो जो रोटियां थी, क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री थी, हम्म। वो टिफिन जब तक लंच ब्रेक होता था ठंडी हो चुकी होती थी। हाँ, वो। मैं खाती थी तो वो बहुत टाइट होती थी। गेहूं की रोटी ग्लूटेन की वजह से सॉफ्ट रहती है, करेक्ट। ग्लूटेन फ्री रोटी नहीं रह पाती है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम क्योंकि इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, हमें खुद भी इतना नॉलेज नहीं था कि हम उस आटे को और ज़्यादा सॉफ्ट कैसे बनाएं, तो रोटी बहुत ज़्यादा टाइट होती थी। इसके साथ मेरा जो भी लंच है, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कभी कोई बच्चा मैगी लेके आ रहा है, कभी नूडल्स लेके आ रहा है, हाँ। कभी कुछ लेकर के आ रहा है। एंड आई ऑलवेज हैड दैट कॉन्स्टेंट रोटी, सब्जी, दही, रायता या फिर उसके साथ कोई फ्रूट। और मुझे बहुत हिट करता था कि मैं ये वाला लंच कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। मेरी फेवरेट सब्जी हो नहीं हो, वो मुझे ही फिनिश करनी है। सो ये एक मोमेंट सीलियक डिजीज़ ने मुझसे, मुझे लगता है कि छीन लिया। अलॉन्ग विद दैट जब जब ट्रिप्स पे जाते थे, मैंने अभी रिसेंटली एक रील में भी ये चीज़ शेयर की यस। कि तब मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि अगेन ट्रिप्स पे
मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, थैंक गॉड अब अवेयरनेस बढ़ गई है एंड लोग जो हैं वो अब जाके थोड़ा सा कोर्डियल हो गए हैं, थोड़ा सा समझने लगे हैं चीज़ों को। बट ड्यूरिंग दैट टाइम क्योंकि नहीं पता था, तो मैं जब जब ट्रिप्स पे जाती थी मेरे पास ऑप्शन ही यही होता था कि या तो मुझे भूखे पेट रहना पड़ेगा या फिर मेरी ट्रिप ही कैंसिल होगी। हम्म। और जो मैं टिफ़िन भी लेके जाती थी वो अगेन ठंडा हो चुका होता था। सो मेरा मोस्टली चाइल्डहुड खाने के टर्म्स में तो ऐसा ही रहा है, जो कि मुझे लगता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े सोशल इंटरेक्शंस भी मेरे कम हो पाए विद माय फ्रेंड्स। और यही रीजन था आपका डॉक्टर बनने का? मतलब आपने डिसाइड किया था बीच में कि आपको डॉक्टर बनना है, तो ये सब रीजन थे? नहीं, एग्जैक्टली ये रीज़न नहीं था, डिजीज़ यही थी बट रीज़न ये नहीं था। अच्छा। मुझे डॉक्टर बनने का मैंने तब डिसाइड किया जब मैं एक दिन अपने हॉस्पिटल में बैठी हुई थी जहाँ मेरा सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज हुआ था। एंड वहाँ पे मैं रिसेप्शन पे अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का वेट कर रही थी। एंड देयर वॉज दिस बिग स्क्रीन वहाँ पे जहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट चल रहा था, और वहाँ पे वो जो मेरे वाले डॉक्टर हैं जिन्होंने डायग्नोज किया था, हम्म। वो कुछ तो बता रहे थे किसी डिजीज़ के बारे में। एंड मैं बहुत छोटी सी सोच रही थी उनके बारे में कि ये डॉक्टर कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, एंड इन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। लाइफ एज इन के बिकॉज डायग्नोसिस से पहले मुझे बहुत सिम्टम्स आते थे, बहुत पेनफुल लाइफ थी मेरी। बट एटलीस्ट सीलियक डिजीज डायग्नोज होने के बाद जब हमने ध्यान रखा चीज़ों का, मेरे सिम्टम्स एकदम गायब हो गए। मैं एकदम ठीक थी, बहुत अच्छी थी, मेरी हाइट बढ़ने लगी, मेरा वेट इंक्रीज होने लगा, और मैं इमोशनली एंड फिजिकली बहुत अच्छा फील कर रही थी। हम्म। सो मैंने जब उन डॉक्टर को उस बड़ी स्क्रीन पे देखा, मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट थी। तब मुझे हिट किया कि मुझे अपने डॉक्टर जैसा बनना है, मुझे इन जैसा बनना है, बिकॉज उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है। हम्म। सो दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड दैट आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। एंड उस दिन से मैं डॉक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा हाईली रेप्यूटेबल पोजीशन में देखने लगी। एंड मैंने सोचा कि जब जब अब मुझे मौका मिलेगा मैं डॉक्टर डेफिनेटली बनूंगी। एंड एज अ रिजल्ट मेरा फिर रुझान साइंस की तरफ और ज़्यादा बढ़ता चला गया। एंड जब मौका मिला मुझे नीट का प्रिपरेशन करने का, तो मेरा वो था कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है लाइफ में। एंड आपको नीट का भी प्रिपरेशन छोड़ना पड़ा अपने कुछ पर्सनल रीजन से? हाँ जी। वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट थी लाइफ की, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। मैं सच बोलूँ तो शायद सीलिएक डिजीज़ से भी जब डायग्नोज हुआ तो उससे भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मेरे लिए वो वाली मोमेंट थी जब मुझे पता लगा कि अच्छा ठीक है, अब किसी रीज़न की वजह से मैं ये नीट प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज जिस बच्चे ने वो सपना 8 साल की उम्र में सजाया था, उसको वो सपना अगर 18 साल की उम्र में 10 साल चेज करते हुए फिर वो कहीं ना कहीं किसी रीज़न से तोड़ना पड़े, हम्म। तो हर्ट होता है, बहुत बहुत दुख होता है। तो मैं बहुत रोई एक्चुअली उस दिन। एंड एक्सेप्ट करने में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, बिकॉज बाय दैट टाइम मुझे साइंस से बहुत प्यार था, स्पेशली बायोलॉजी। आई लव्ड रीडिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, एवरीथिंग। तो मुझे वो था कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मैं लाइफ में फिर कभी भी इस फील्ड को लेकर के एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगी, अपना पोटेंशियल नहीं देख पाऊंगी, या फिर मैं यूं कहें कि मैं अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। जो मैंने सोचा था कि मैं भी एक दिन जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया मैं भी किसी को ट्रीट करूंगी। So that was a heartbreaking moment for me, and it took me around 3 to 4 months to move on from that thing. And then I actually pursued my graduation in English literature. इनसे मुझे थोड़ा टॉपिक से हट के एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आज जब आप ये कंडीशन देख रहे हो, नीट प्रिपरेशन का पेपर लीक एंड ऑल, आपको कहीं ना कहीं सही लगता है कि चलो ठीक हो, एटलीस्ट मैंने नहीं दिया? क्योंकि अभी जो कंडीशन है, बच्चे Hmm. प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उन बच्चों की मेहनत तो जाया हो रही है ना? तो आपको, बिल्कुल। हाँ, मतलब आपका uh, पॉइंट ऑफ व्यू की क्या है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही क्योंकि आपने उस सपने को जिया है 10 साल, और आपका जी आप अपना कुछ पर्सनल रीजन था इसलिए वो सपना टूटा। उन जी। बच्चों पे क्या फील करते होंगे जिनका, मतलब वो चाहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और उनका कोई पर्सनल रीजन नहीं है, किसी और रीजन के वजह से जो उनके हाथ में भी नहीं है। आपका ओपिनियन क्या होगा इसमें? जी, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अनफॉर्चुनेटली, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, जो हम्म। नीट एस्पिरेंट्स की जिस चीज़ से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, डेफिनेटली ये उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अनफेयर है, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है।
हाँ। एंड आई बिलीव कि क्योंकि जब आपने इतनी मेहनत की है किसी चीज़ को लेकर के, जब हुँ, आप दिन रात पढ़ रहे हो और आपको एक अंतिम मुकाम पे आकर के, एक लास्ट स्टेज पे आकर के, जहाँ पे आपको आपकी डेस्टिनेशन मिलने ही वाली है, हुँ, वहाँ पे आपसे वो छीन ली जाए जिसमें आपकी गलती भी नहीं है, तो दुख होता है, बेहद दुख होता है। एंड मुझे उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हुँ, अगर मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, मैं अगर उस टाइम पे उस सेम सिचुएशन में उन स्टूडेंट्स के साथ होती, मेरे साथ ऐसा हो चुका होता, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता, गुस्सा आता, सिस्टम पे बिल्कुल, गुस्सा आता। यस। क्योंकि इसमें ना गलती उनकी है, ना उनके पेरेंट्स की है, बट सिस्टम की है। हुँ, ये उस टेस्टिंग एजेंसी की है, ये गवर्नमेंट की है टू अ लार्ज एक्सटेंट, कि वो एक फेयरनेस के साथ एग्जाम्स अटेम्प्ट नहीं करवा पा रहे हैं। जब बिल्कुल, एग्जाम्स हो भी रहा है तो रिजल्ट में उस तरीके का आउटकम नहीं आ पा रहा है जैसा बच्चे ने मेहनत की है। गुड। सो दैट इज एक्सट्रीमली अनफेयर। एंड प्रिंसी आपका जो सेकंड कंडीशन आई थिंक ये आपका 21 ईयर की एज में डायग्नोस हुआ। तो उस टाइम क्या फ़ील हुआ आपको कि ये एक से तो मैं ऐसे ही डील कर रही थी, अभी सेकंड कंडीशन कुछ ऐसा एंड आई एम श्योर ये भी कंडीशन आपने पहली बार ही सुना होगा? जी बिल्कुल। उस टाइम पे जब वो चीज़ हुई, मैं तब तक मान चुकी थी कि सीलिएक डिजीज़ मेरी लाइफ का पार्ट है। हुँ, जब तक मैं जीऊँगी टिल माय लास्ट ब्रेथ वो मेरे हुँ, साथ रहनी है। बट उससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसके अलावा भी मुझे लाइफ में कभी कुछ हो सकता है। हुँ, मेरे लिए वो एक लाइफ टर्निंग पॉइंट था कि अच्छा ठीक है, सीलिएक हुआ, मैं उसके साथ डील कर रही हूँ, उसके साथ मैंने जीना सीख लिया है, एक्सेप्ट किया है और आगे बढ़ गई। बट देन जब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली चीज़ आई, मेरे लिए ये ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ थी। फॉर द सिंपल रीज़न कि उस टाइम के दौरान ऑलरेडी मैं बहुत चीज़ों से गुजर रही थी। बिल्कुल। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो उस टाइम पे आई लॉस्ट माई दादी एंड शी वॉज वेरी डियर टू मी। हुँ, एंड उसके अलावा जब मुझे सिम्टम्स आ भी रहे थे तो इनिशियली मुझे लगा कि हो सकता है मैं ग्लूटन हो गई हूँ, क्योंकि जब जब गलती से अगर क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से या किसी भी रीज़न से अगर ग्लूटेन चला जाता है तो वही वाले जो डाइजेस्टिव सिम्टम्स हैं वो वापस आ जाते हैं। हाँ, आपको डायरिया होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, हेडेक्स, जॉइंट पेन, हर पर्सन को अलग अलग होता है। हुँ, सो आई थॉट इनिशियली कि शायद हो सकता है ड्यूरिंग दोज लास्ट राइट्स दादी के टाइम पे मुझे कुछ क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया होगा। हुँ, सो आई हुँ, वॉज वंडरिंग कि अच्छा ठीक है, ये सीलिएक डिजीज की वजह से है, हो जाएगा ठीक। बट देन जब 7 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए एंड इट वॉज नॉट इम्प्रूविंग, इनफैक्ट सिचुएशन वर्स होती जा रही थी। देन मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर्स ने अगेन इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया इनिशियली, दे गेव मी एंटीबायोटिक्स, जहाँ से इनिशियल रिलीफ मिला। बट देन समवेयर आई न्यू कि ये ना सीलिएक है इस बार, ना ये इन्फेक्शन है, हुँ, ये कुछ न्यू ही है, क्योंकि ये वाला जो पेन था ये मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। आई वॉज हैविंग दैट abdominal पेन बट इट वॉज entirely different. हुँ, So I was trying to figure out what's wrong with me, and with the help of doctors and other people, finally जब मेरी कोलोनोस्कोपी हुई तब पता लगा कि मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे अल्सर्स हैं, हुँ, एंड दैट टू पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड बिकॉज ऑफ दोज अल्सर्स एंड इन्फ्लामेशन वो अंदर से ब्लीड करना स्टार्ट कर गई थी। एंड सिंस इट वॉज ब्लीडिंग आई वॉज हैविंग दोज ब्लड इन स्टूल्स हुँ, एज वेल एज दैट म्यूकस। सो इनिशियली तो आई गॉट पैनिक्ड कि ये क्या हो गया मुझे, बिल्कुल, हाँ, एंड डॉक्टर्स टू सस्पेक्टेड दैट आई माइट हैव इंटेस्टाइनल कैंसर। सो दे टेस्टेड मी फॉर दैट एंड थैंक गॉड मैं उसके लिए तो नेगेटिव टेस्ट हुई। बट देन जब डॉक्टर्स ने वो कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट आगे रखी एंड जब उन्होंने दिखाया मुझे, आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड। एंड डॉक्टर ने बस इतना बोला कि मेरी लार्ज इंटेस्टाइन में छाले हैं एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फूड अभी के लिए, अब मिल्क अवॉइड करना है एंड ये कुछ XYZ मेडिसिन हैं दैट आई हैव टू टेक। आप ऑलरेडी एक क्लीन डाइट पे थे, आपके पहले कंडीशन की वजह से। यस। और मैंने जहाँ तक सुना है कि अल्सर वगैरह जब ये चीज़ें होती हैं, तो आपका डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि अगर आपका डाइट खराब है, इस वजह से भी हो सकता है। तो राइट। डॉक्टर ने क्या बताया, आपको क्यों हुआ? ओके, डॉक्टर ने ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया, बिकॉज इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो कन्वेंशनल मेडिसिन में नहीं बता पाते हैं लोग। ओके। इसका रूट कॉज जो है वो फंक्शनल मेडिसिन में फिर भी बेहतर तरीके से बताया जाता है। बट आई कुड फिगर इट आउट ऑन माई ओन जब मुझे पता चला कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। हुँ, पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जब मैंने देखा कि अच्छा अल्सरेटिव कोलाइटिस और ये मुझे हो गया। हुँ, अगेन आप वाला सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी वो थॉट्स आए कि मैंने तो हमेशा से स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट हुँ, फॉलो की है, हाँ, मैंने बाहर का नहीं खाया, ये मुझे कैसे हो सकता है। तो मैं पहले तो डिनाइल फेज में थी कि ये हो ही नहीं सकता, ये कुछ और है, मैंने ही एज्यूम किया कि ये है।
हुँ, बट देन जब मैंने फाइनली एक्सेप्ट किया एंड आई डाइव्ड डीप इनटू द टॉपिक, तो मुझे पता लगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बहुत सारे रूट कॉजेज होते हैं, जैसे कि डाइट एक मेजर ट्रिगर रोल प्ले करती है, वैसे ही स्ट्रेस जो है और ट्रॉमा जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हुँ, एंड आई कुड कनेक्ट द डॉट्स, मुझे सारी चीज़ें सेंस बनाने लगी, बिकॉज बहुत रीज़न से, बहुत सारे पर्सनल रीज़न से, कुछ लगभग 7-8 सालों से, पिछले बीते से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है इन टर्म्स ऑफ, मैंने ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा की है। एंड एक रीज़न था, हुँ, एक्चुअली जब आप छोटे होते हो एक वो भी बात होती है कि आप एज्यूम करके चलते हो कि शायद आपकी बात कोई ज़्यादा समझ नहीं पाएगा, बिल्कुल। और जब आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो तो लोग आपके इमोशंस को डिसमिस कर देते हैं छोटा बच्चा समझ के। हुँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉर ईयर्स मैं अपने इमोशंस कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। मुझे जो भी नेगेटिव इमोशन फील होता था, मुझे जो भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, जो भी ट्रॉमा, जो भी चीज़ें थी, मैं उसको यहाँ पे स्टोर करके रखती थी हुँ, बहुत सालों तक। एंड वो चीज़ जब यहाँ से एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब मेरे माइंड ने बोला कि अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाऊंगा, वो बॉडी तो पे वो एक इम्पैक्ट। डिजीज, या एग्जैक्टली वो डिजीज के फॉर्म में बाहर आ गई। एंड देन आई कुड सी कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों हुआ है, बिकॉज इट वॉज माई प्रोलॉन्ग्ड ट्रॉमा इन माई केस। बहुत लोगों के केस में लाइफस्टाइल होती है, बहुत लोगों के केस में टॉक्सिन्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, मेरे केस में इट वॉज क्लियरली ट्रॉमा। एंड नॉट जस्ट मी, जब जब से मैंने ये अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है एंड आई हैव स्टार्टेड टेकिंग मीटिंग्स विद पीपल, तब से मैंने जितने लोगों से बात की है, ऑलमोस्ट 85% ऑफ दैम, सबका ऑलमोस्ट यही रूट कॉज है कि उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत ट्रॉमेटिक था, हुँ, एंड उस चीज़ को लेकर के कभी भी किसी को खुल करके नहीं बता पाए। एंड उन्होंने सब चीज़ें अपने मन में दबा करके रखी, एंड आफ्टर ईयर्स, किसी के केस में कुछ महीनों में, किसी के केस में 1 साल में, 2 साल में, वो सिम्टम्स के फॉर्म में दिखना स्टार्ट हुआ, एंड इवेंचुअली दे वर डायग्नोज्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, बट एंड इट इज एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन। या नहीं, मुझे या ये लगता है कि काफ़ी ऐसे कंडीशन है ना जो आपके मेंटल हेल्थ, अगर आप बहुत ध्यान नहीं दे पाते हो, तो आपको फिज़िकल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। जी बिल्कुल। और मेरे लिए ये वाली चीज़ आई ओपनिंग थी, क्योंकि उससे पहले मैंने इस चीज़ के बारे में इस परसेप्शन से बिल्कुल नहीं देखा था। मेरे हुँ, लिए सीलिएक डिसीज भी वही था कि स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करना है, कभी कुछ नहीं होगा। बट करेक्ट, जब अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ तब एक्चुअल में समझ में आया कि जो ये मेंटल हेल्थ वाली चीज़ें हैं ये बहुत डीप जाती हैं। करेक्ट। हमें अक्सर लगता है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो शायद हमें सिर्फ मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर ही होगा, बट इट्स नॉट ट्रू। हुँ, हम कुछ भी अगर दिमाग में नेगेटिव सोचते हैं, माइंड एंड गट आर क्लोजली रिलेटेड एंड आवर इम्यून सिस्टम इज कनेक्टेड टू। तो हुँ, अगर हम ऐसा कुछ भी सोचेंगे, वो हमारे बॉडी के, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हर एस्पेक्ट में नजर आएगा। किसी का डाइजेशन खराब हो सकता है, किसी के केस में हो सकता है रिप्रोडक्टिव साइकिल में प्रॉब्लम आए, या किसी के केस में ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो सब कनेक्टेड है, बिकॉज आपका जो सिस्टम है उसने बचपन से एक सिंक में काम करना सीखा है, और उस सिंक को हम किसी भी तरीके से डिसरप्ट करते हैं, किसी भी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि कोई मशीनरी है, वो चल हुँ, रही है, हुँ, लेकिन अगर हमने उसका एक भी पार्ट बीच में खराब कर दिया, डिफेक्टिव हो गया, तो पूरी मशीनरी बंद हो जाएगी। अब हमें नहीं पता है कि वो पार्ट हमने जो निकाला है उसके बाद से कौन से पार्ट पे असर पड़ेगा। दैट्स बिल्कुल। योर लक। जो भी आपका वीकेस्ट पार्ट होगा बॉडी का, उस पर इम्पेक्ट होंगी चीज़ें। मेरे केस में वो इंटेस्टाइन थी, तो मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। किसी के केस में हो सकता है लिवर हो, उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। किसी के केस में मसल्स हो सकती हैं, उसको मायोसिटीज हो सकता है। हुँ, सो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली रन करती है, और जब तक हम रियलाइज करते हैं तब तक ऑलरेडी मोस्ट केसेस में लेट हो चुकी होती है। अब इनसे जो दिखता है, मतलब आप जो फ़ील कर रहे हो और सामने वाले को दिखता है, तो वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब आप एक बिल्कुल। कंडीशन से जूझ रहे हो, जिसको जूझ क्या रहे हो, आप डेली उसको जी रहे हो, समझ रहे हो कि आज मुझे ऐसे देखना है, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग चल रही है कि हमें कैसे प्लान करना है अपना दिन। आपको क्या जी लगता है आगे वाले कभी आप समझा पाए हो, मतलब कुछ कोई फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कभी आपने बोला और वो लोग समझ पाए इस कंडीशन को? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का एक ही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बाहर से कुछ नहीं दिखता है।
हाँ। ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी तरीके की कोई एलर्जी हो गई है तो हम बाहर से दिखा सकते हैं कि ये देखो स्किन रैश है, मुझे एलर्जी हो गई है। हुँ, ऐसा नहीं होता इस केस में। इस केस में अंदर बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन बाहर से आप ठीक ही दिखते हो। अगर आप मुझे अभी भी देखोगे तो मैं एकदम परफेक्टली फाइन, जब तक मैं आपको सामने से नहीं बताऊंगी कि मुझे 2 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, आप कभी हुँ, गेस भी नहीं कर पाओगे। हुँ, सो वो एक चीज़ है कि अक्सर इस केस की वजह से, इस चीज़ की वजह से लोग मानते नहीं हैं आपकी बात, लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक बार एक शादी में गई थी एंड वहाँ पे जो मेरे रिलेटिव्स थे उन्होंने मुझे स्किन शेमिंग स्टार्ट कर दी। दे वर लाइक कि कुछ खाती नहीं है क्या, घर वाले खाने ही नहीं देते हैं क्या, इतनी पतली कैसे है। और जब मैंने उन्हें बताना स्टार्ट किया कि मुझे ऐसे डिजीज़ है एंड मैं ये चीज़ें नहीं खा सकती हूँ, वो नहीं खा सकती हूँ, उन्होंने समझने के बजाय दे स्टार्टेड मॉकिंग। हुँ, उनका वो हो गया कि अरे इससे किसको एलर्जी होती है, अरे कुछ नहीं होता, सब तेरे हुँ, दिमाग में है, इट्स ऑल राइट, खा ले, खागी ना, खाएगी तो अपने आप मोटी हो जाएगी, खाएगी तो हुँ। अपने आप सब ठीक हो जाएगा, जितना सोचेगी तू इसके बारे में तो जो उतने ज्यादा रिएक्शंस आएंगे। हाँ, जितना तो सोचेंगे उतनी हम सतर्क रहेंगे। डिफरेंट हाँ, सोचते हैं। तो ये लोगों से बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। और ये ऐसा होता है कि बहुत रेयरली आपको ऐसे लाइफ में लोग मिलेंगे जिनको आप कुछ बताओगे अपनी कंडीशन के बारे में और वो आपकी बात रिस्पेक्टफुली सुनेंगे और समझेंगे। मोस्टली लोग आपको बिना बात का ज्ञान देंगे, हाँ, बिना पूछे देंगे। आप उनको अपनी कंडीशन बताओगे, वो आप पे तरस खाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ये भी बात वो सही नहीं है। समझेंगे कि आप अपनी कंडीशन सिर्फ बता रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट कर चुके हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप खुशी खुशी पे बताओगे, वो सीधा आपको सिंपथी देके सीधा समझाएंगे कि अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, हो जाता है, तेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने तुझे सजा दी है। अरे आपसे किसने पूछा? हाँ, और क्या हमें जीने की आदत हो गई है और हमें हाँ, और आप तो प्रिंसी आप ऐसा है कि पता नहीं कितने हज़ारों औरतों को सपोर्ट कर रहे हो इस वक़्त। तो हो सकता है जी, भगवान ने इस कंडीशन के लिए इसलिए चुना हो क्योंकि आपके पास आवाज़ है, आप बोल सकते हो, आप समझा सकते हो। आप जी, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हो ना शायद या जी, हाँ जी, पढ़ाई कर रहे हो। तो ये जी, चीज़ें अगर पॉज़िटिव वे में देखा जाए और ऐसा नहीं है आगे वाले को जो हमें बोल रहा है ना कि आपको ये कंडीशन हो गई है, भगवान ने ये देखा, वो देखा, जो भी। हो सकता है आपको भी कुछ-कुछ कंडीशन हो बट आपने डायग्नोसिस नहीं किया और उसको एक्सेप्ट करके जी, बैठे हुए हो। ये भी बिल्कुल। बहुत सारे केसेस में रहते हैं। ये भी होता है और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं हर तरीके की, भले ही वो कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, या अगर आपको लंबे समय से कोई भी इलनेस है, तो वो आपको कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं बिल्कुल, ज़िंदगी में। यस। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बोला कि ठीक है, सीलिएक डिज़ीज़ ने मेरा बचपन छीना, हुँ, लेकिन बदले में मुझे बहुत कुछ दिया। अगर मैं पीछे मुड़ कर के देखूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो डिज़ीज़ ही थी जिसकी वजह से मेरा नज़रिया बदला है दुनिया को लेकर के। करेक्ट। एक बहुत यंग एज में मैंने सीखा कि एम्पैथी क्या होती है, दूसरों का दर्द समझना क्या होता है। हुँ, उसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को मैच्योरिटी के साथ हैंडल कैसे किया जाता है, यस। अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है। एंड कहीं न कहीं वो वाला जो एस्पेक्ट आता है ना आपके अंदर, जब आप लंबे समय तक किसी डिज़ीज़ के साथ गुज़र रहे होते हो, वो आपको अंदर से चेंज कर देती है, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती बिल्कुल, है। यस। एंड इट इज़ फॉर योर ओन गुड। वो आपको हुँ, शायद कहीं न कहीं और काइंड बना देती है और जेंटल बना देती है एंड डाउन टू अर्थ बना देती है। सो आई बिलीव कि जो चीज़ें ऐसे होती हैं, वो एक वजह से होती है करेक्ट। एंड ये हमारा परसेप्शन ही होता है जो उस चीज़ को अच्छा या बुरा बना सकता है। We can never control what happens to us, but we बिल्कुल, can always control how we react to what happens to us. करेक्ट, करेक्ट। वो बहुत ज़रूरी है। जैसे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की जर्नी जो आपकी थी, इसमें ये आपके जो कंडीशंस हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग दैट नीट वाला रीज़न जो मुझे क्विट हुँ, करना पड़ा, हुँ, इट वाज़ एक्चुअली इन द सेकंड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लाइफ़ में अगर कुछ करना है, तो वो मेडिकल फील्ड में ही करना है। या ऐसा नहीं है कि आई वॉज नॉट एन्जॉइंग माई ग्रेजुएशन, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में, नहीं, एवरीथिंग वॉज ग्रेट। बट देन कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में कुछ मिसिंग लग रहा था। हुँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरी लाइफ का पर्पस नहीं हो। एंड जब मुझे पता लगा कि मैं दोबारा से शायद नीट दे सकती हूँ बिकॉज उसकी एलिजिबिलिटी 12th क्लास होती है विद साइंस बैकग्राउंड, जो कि मेरा था। सो आई डिसाइडेड कि मुझे वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मैं वापस से कर सकती हूँ। एंड जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट अगेन। ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हुआ एंड आई हैड टू क्विट इट ऑल ओवर अगेन।
लेकिन इस बार मुझे मेरा पर्पस और क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रॉब्लम ये थी, कन्वेंशनल मेडिसिन में ना डॉक्टर्स रूट कॉज आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ना वो क्लियरली बता पा रहे थे कि इनसे मुझे एक चीज जानना, आप ऑडियंस के लिए ये कन्वेंशनल मेडिसिन और फंक्शनल मेडिसिन का डिफरेंस समझा दो। श्योर। कन्वेंशनल मेडिसिन वो होती है जो हम जनरली इतने सालों से जिस तरीके की दवाइयाँ हम लेते आ रहे हैं, जिन डॉक्टर्स के साथ जनरली हम कंसल्ट करते हैं, जैसे कि एलोपैथी हो गई, आयुर्वेदा हो गया, ये सब कन्वेंशनल मेडिसिन में आता है। स्पेशली एलोपैथी अगर मैं फोकस करूँ तो एलोपैथी, होम्योपैथी, ये सब कन्वेंशनल मेडिसिन में आता है, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सालों से, 100 सालों से, 500 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें अक्सर ऐसा होता है, एक तरीके से एलोपैथी में आपको समझाया ही यही जाता है कि मान लीजिए आपको ABC सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स को उनकी पढ़ाई में समझाया ही ये जाता है कि आपको इन ABC सिम्टम्स को किसी तरीके से रिलीव करना है। तो उनकी पढ़ाई इस तरीके से होती है कि वो आज जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जो चीज़ें आपको बताएंगे, वो उस ABC सिम्टम्स को रिलीव करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो ABC सिम्टम्स किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से है, कहीं ना कहीं कन्वेंशनल मेडिसिन उस चीज में थोड़ा सा फेल करती है, क्योंकि उनको हमेशा एक्यूट इलनेस ट्रीट करने में एक्सपर्ट बनाया जाता है। एक्यूट इलनेस अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए आपको भी कोई टेम्परेरी इन्फेक्शन हो गया है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या एक्सीडेंट हो गया है किसी का, या फिर मान लीजिए खांसी जुकाम है, बुखार है, उस केस में ये वाला जो होता है, जो हम नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी डिजीज है जो लंबे समय तक चलने वाली है, जिसमें से आपके सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आ गए, क्रॉनिक इलनेस बेसिकली, हाँ, इसके अलावा आपके कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ गए, किसी भी तरीके की लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारी होती है, उसमें ये वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। फॉर द रीजन, उन्हें तो हमेशा से ABC सिम्टम्स रिलीव करना बताया है, लेकिन यहाँ पे जो बीमारी है वो सिर्फ ABC सिम्टम्स को लेकर के तो नहीं है, वो तो पूरा एक पैकेज आ रही है। तो हमें उसको पैकेज की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो बस मुझे मेरी लार्ज इंटेस्टाइन का ध्यान रखना है। नहीं, अगर मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मींस पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, और जहां पूरा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है वहां आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके सिर्फ अपनी इंटेस्टाइन नहीं दिखा सकते हैं, आप किसी रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी किडनी नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे पार्ट्स बटे हैं आपकी बॉडी के, बट आपको जो अप्रोच चाहिए यहाँ पे वो ऐसी चाहिए जहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक पर्सन देखा जाए, ना कि छोटा छोटा टुकड़ों में हिस्सा। सो कन्वेंशनल मेडिसिन ये वाली चीज करती है। अब अगर मैं फंक्शनल मेडिसिन की बात करूं तो ये एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो इंडिया में अभी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, पर बाहर कंट्रीज में आ चुकी है। ये वाली जो ब्रांच है इसकी एक्सपर्टीज है क्रॉनिक इलनेसेस में, मतलब कि जो लंबे समय तक चलने वाली इलनेसेस है। इसका जो बेसिक अप्रोच होता है वो ABC सिम्टम्स को रिलीव करना नहीं होता है। इसका बेसिक अप्रोच होता है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको वो क्रॉनिक इलनेस ट्रिगर हुई, स्टार्ट हुई। तो ये, हाँ जी, ये वो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करती है, एंड उसको आइडेंटिफाई करके ये उसको वहां से फिक्स करने की कोशिश करती है, ठीक करने की कोशिश करती है थ्रू होलिस्टिक अप्रोच। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी और आप वो ले लोगे, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं। इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, उसके अलावा अगर आपको जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशंस हैं वो दी जाएंगी। इसी के साथ साथ आपकी डाइट का ख्याल रखा जाएगा, आपके स्ट्रेस का ख्याल रखा जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में फोकस होगा कि आप कितने टाइम पे सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, आप क्या खाते पीते हैं, ईटिंग हैबिट्स, एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ, ताकि हम उस रूट कॉज को फिक्स कर सकें और उस डिजीज को अपने बेस्ट मैनेजमेंट पे ला सकें या ट्रीट कर सकें। इसने आपकी जर्नी को कितना चेंज किया फंक्शनल मेडिसिन इसने में? मेरी जर्नी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, क्योंकि सीलिएक जब हुआ था तब से लेकर के अल्सरेटिव कोलाइटिस तक मुझे लगता था कि एक यही तरीका है, एक यही मेडिकल फील्ड है जहाँ पे हम जाते हैं और डॉक्टर्स कुछ बताते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम जब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हुआ, तब मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाला जो ब्रांच है साइंस का, ये पीछे है। मुझे तब तक नहीं पता था फंक्शनल मेडिसिन क्या होता है, बट इतना मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है जो और होना चाहिए। क्योंकि जब जब मैं कुछ भी खाती थी, डॉक्टर ने मुझे सिर्फ बोला कि आपको दूध अवॉइड करना है, बट अगर मैं दूध के अलावा कुछ भी ऐसा खाती थी जो मुझे ट्रिगर कर रहा है,
तो मुझे लगता था कि यार डॉक्टर ने तो सिर्फ मुझे दूध बोला है, मना किया है, हुँ, बट मैं कुछ भी खा रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, और हुँ, अगर हो रहा है तो वो चीज़ डॉक्टर ने क्यों नहीं बताई। हुँ, सेम चीज़ मैंने नोटिस की, वो पैटर्न, कि जब जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है या मैं किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स थे वो बढ़ जाते थे। हाँ, भले ही मैं मेडिसिन सारी टाइम पे ले रही हूँ, फिर भी सिम्टम्स बढ़ जाते थे। हुँ, तो मुझे वो चीज़ भी कहीं ना कहीं लगता था कि डॉक्टर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मैं उन्हें बता रही हूँ तो वो इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर ही नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, तो वहाँ मुझे समझ में आया कि कुछ तो है जो मिसिंग है, जिस पे काम किया जा सकता है। एंड थ्रू रिसर्च आई केम टू नो कि अच्छा, एक ब्रांच है जिसे फंक्शनल मेडिसिन बोलते हैं, हुँ, जो इन्हीं बीमारियों के लिए, ऐसी बीमारियों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच यूज करती है। ओके, और उस होलिस्टिक अप्रोच में ये सारी चीजें हैं। व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग देम पर्सनली, मुझे बेनिफिट दिखने लगा। और जब मुझे बेनिफिट दिखा तो मैंने उस चीज़ को लेकर के और एक्टिवली काम करना स्टार्ट किया, मैंने रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि ये एक प्रॉपर ब्रांच है। इंडिया में इसकी अवेयरनेस नहीं है, बट बाहर बाकायदा इसकी पढ़ाई होती है, एंड इसकी हुँ, क्वालिफिकेशन के लिए भी आपको मेडिकल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है। इधर यू हैव टू डू MBBS, या आपका न्यूट्रिशन का कुछ डिग्री होना चाहिए, या फूड साइंस का होना चाहिए, एनी डिग्री रिलेटेड टू मेडिकल बैकग्राउंड, तभी आप वो स्टडी कर सकते हैं। सो या, इट्स अ प्रॉपर ब्रांच। ओके। तो मतलब आपने जैसे बोला तो ये जो डाइट एंड न्यूट्रिशन एक भ्रम भी है, हाँ स्पेशली जी। जब हम इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आते हैं तो एक भ्रम भी होता है कि ऑटो इम्यून कंडीशन कैन बी क्योर्ड बाय डाइट एंड न्यूट्रिशन ओनली। हम्म। और अभी आप जो फंक्शनल मेडिसिन की बातें कर रहे हो, जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस कंडीशन को क्योर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, जैसे आपने जी। मेंशन किया, बट डाइट एंड न्यूट्रिशन किस हद तक सपोर्ट कर सकता है? ये ओके। क्योर भी कर सकता है ऐसा जो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मिल जाते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ओके, ये वाली जो चीज़ है कि अक्सर लोगों को लगता है कि किसी भी तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो वो क्योर ही हो जाएगा। हुँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है क्योर, मैनेजमेंट, रेमिशन, हुँ, हीलिंग इन टर्म्स में। करेक्ट। कहीं ना कहीं जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 95% जो पॉपुलेशन है, वो इन सभी टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करती है। हुँ, उनके लिए क्योर भी सेम है, हीलिंग भी सेम है, मैनेजमेंट भी सेम है। बट प्रॉब्लम ये है, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये सब बहुत अलग अलग टर्म्स हैं। बिल्कुल। जब हम किसी एक्यूट इलनेस की बात करते हैं, एक्यूट बोले तो कि जो शॉर्ट टर्म के लिए है, हुँ, उनका 100% क्योर होना पॉसिबल होता है। हाँ, क्योर का मतलब होता है कि हम उस चीज को इस तरीके से डील करें, हुँ, किसी भी मेडिसिन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, कि वो एकदम जड़ से खत्म हो जाए, हुँ, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में वो नॉन एग्जिस्टेंट हो। ठीक है। वो होता है क्योर। हुँ, अगर मैं हीलिंग की बात करूं, हुँ, हीलिंग वो होता है कि कोई डिजीज थी, कोई इलनेस थी जो आपको हुई, उससे आपकी बॉडी को नुकसान हुआ, हर टर्म्स में, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, उसको नुकसान हुआ। और जब आप उस नुकसान से आगे बढ़ गए, उस नुकसान की भरपाई हो गई किसी ना किसी तरीके से, आप उससे आगे बढ़ गए, वो है बट भरपाई हो गई और आप अब बहुत आगे आ चुके हैं, हुँ, दैट इज हीलिंग। हुँ, कि आप हील कर चुके हो उस चीज से। करेक्ट। जैसा कि अगर हम बोलें कि अगर मान लीजिए अगर मैं अभी नाइफ लूँ और नाइफ से यहाँ पे कट लगा लूँ, अब वो कट जो है वो घाव बन चुका है। हुँ, अब जब वो घाव कुछ दिन में, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में उस पर परत आएगी, वो ठीक हो जाएगा, तो फिर वो एक हीलिंग होगी कि हीलिंग हो गई है मेरे घाव की। येस, बट ऐसा तो नहीं है कि वो घाव वहां से एकदम हट गया है, स्कार हो, स्कार रहेगा उसका, वहां पे बिल्कुल, ठीक हो गया, बिल्कुल। बट स्कार रहेगा। दैट इज हीलिंग। हुँ, रेमिशन की अगर मैं बात करूं, तो रेमिशन ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको एक कंडीशन है, जैसे कि मेरे केस में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, स्पेशली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के केस में यूज होता है। आपको वो कंडीशन है, लेकिन आपने उसको बहुत सारे तरीकों से उसको मैनेज कर लिया है। मैनेज एज इन कि पहले आपको उसके सिम्टम्स आ रहे थे बहुत सारे, आपने दवाइयाँ ली, आपने लाइफस्टाइल ठीक की, स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हैं, डाइट भी अच्छे से रख रहे हैं, तो अब आपको उसके सिम्टम्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आपको आपकी लाइफ वैसी लग रही है जैसी उस डिजीज के डायग्नोस से पहले थी। तो होता है रेमिशन। लेकिन अगर आप आपने जिन फैक्टर से उस चीज को कहीं ना कहीं ठीक किया, रेमिशन में लेकर के आए, अगर वो फैक्टर मान लीजिए आप इग्नोर करते हैं कुछ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए, तो वो सारे के सारे सिम्टम्स वापस आ जाएंगे। ये होता है रेमिशन। ऐसा नहीं है कि मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस मैं बोलूं कि अब है ही नहीं, मुझे मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं जीऊंगी, टिल माई लास्ट लास्ट ब्रेथ, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस रहेगा। लेकिन फर्क इतना है कि मैं रेमिशन में हूँ।
रेमिशन में मतलब ये मुझे मेरी रोजमर्रा जिंदगी में मैं जो भी करना चाह रही हूँ उसमें इंटरप्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल। दिक्कत नहीं दे रहा है। मैं हम्म, जो चाहे वो खा सकती हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% क्योर हो गया, क्योर नहीं हुआ है। तो तो प्रिंसी, ये एक बेसिक डिफरेंस है। आप हाँ जी। जैसे बता रहे हो कि आपको पता है कि ये कंडीशन क्यों नहीं हो सकती, ये सब जी चीजें, और आपने और भी झेला है जो भी कंडीशन का डायग्नोसिस हुआ, फिर पेरेंट्स को देखना, वैसे कि जिस एज में आप पेरेंट्स को सपोर्ट करते हो उस एज में आपको खुद सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स से। ये सारी बिल्कुल। चीजें मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट करती है। तो कभी ऐसा दिन जिस दिन आपको, ऑब्वियसली आप कितना भी मैनेज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि आप बैठते हो और ये सब दिमाग में आता है, ओवर थिंकिंग आती है, तो वो दिन को आप कैसे मैनेज करते देखिए, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ऐसे दिन नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कोई-कोई दिन जैसा आपने बोला कि आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब अच्छे से हो? सँभाल रहे हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि आपको अंदर से रियलाइज़ेशन होता है कि अरे! जो मेरी उम्र के लोग हैं, वो तो मुझसे बहुत आगे बढ़ गए हैं, हाँ, उनको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई और वो कहीं पे कोई अब्रॉड में जॉब कर रहा है, कोई हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहा है और यहाँ पे मैं हूँ जो अगेन कभी-कभी पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है। वो फीलिंग डेफ़िनेटली अच्छी नहीं होती है। हम्म, बट देन उस टाइम पे मैं अपने आप को समझाती हूँ कि ये जो लाइफ है ये एक रैट रेस नहीं है, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना स्टार्ट और अपना एंड बटन है। हम किसी के डे 100 को अपने डे 1 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और जब किसी पर्सन ने मेरी लाइफ का एक सेकंड भी नहीं जिया है, हम्म, मैं उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ कंपेयर करके अपने आप के साथ गलत कर रही हूँ। क्योंकि जब उस टाइम पे मैं इन सब चीज़ों से जूझ रही थी, लड़ रही थी, कहीं न कहीं हिम्मत दिखा रही थी कि मैं बेड से खड़े हो पाऊँ, मैं वॉशरूम अपने आप जा पाऊँ किसी की सपोर्ट के बिना। उस टाइम पे वो पर्सन अपनी चीज़ों को लेकर के फ़ोकस कर रहा था, अपने काम को लेकर के, अपनी स्टडीज़ को लेकर के, हमारी सब अचीवमेंट चीज़ें एक दूसरे कर से पा। अलग होती है, हम ये, हाँ जी। हाँ, तो फिर मेरा उस टाइम के साथ इस टाइम को कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि अब मैं सब मैनेज कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत गलत होगा कि मैं अपना आज का दिन उस पर्सन के आज के दिन के साथ कंपेयर करूँ, जबकि मेरा कल उस पर्सन के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये तो मैं बहुत, उस टाइम पे अपने आप को यही समझाती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए ये वाली चीज़ के साथ मुझे अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, मैं अक्सर इमेजिन करती हूँ कि जैसे मेरे सामने ही प्रिंसी बैठी है और उस प्रिंसी को मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ। तो मैं अक्सर उस टाइम पे, मुझे लिखना बहुत पसंद है, ओके, मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं डायरी उठाती हूँ, मैं पेन उठाती हूँ और मेरा जो मन करता है उस टाइम पे मैं गॉड को या यूनिवर्स को लेटर लिखती हूँ, जहाँ पे मेरा जो भी फीलिंग है, जो भी शिकायतें हैं मुझे गॉड से या लाइफ से, वो सब मैं वहाँ पे लिखती हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा भी मैं फील कर रही हूँ। एंड उसके बाद मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि किसी ने मेरी बात सुनी है, समझी है, और उसके बाद मुझे हमेशा हमेशा बहुत बेटर फील होता है। या मैं वही बोल रही थी प्रिंसी कि ये बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम आज को कंपेयर करते हैं, बट उनका कल अलग था हमसे, और हमारा जी बहुत अलग था। हम शायद कल बेड से उठ नहीं पा रहे थे और वो कहीं और अपनी दुनिया जी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सच्चाई है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते, और आप अपने आप को देखो कि कल कैसे थे, आज कैसे हो, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बिल्कुल। तो इतना डीप थॉट इस उम्र में ऑब्वियसली ये कंडीशंस ही सिखा सकती हैं। जी बिल्कुल। तो प्रिंसी, जैसे सोशल मीडिया पे अभी आप हो, दूसरों को सपोर्ट कर रहे हो, ये कब डिसाइड किया था आपने कि मैं ओपनली आऊंगी, बोलूंगी? क्योंकि ये भी बहुत डिफिकल्ट है, जहां आप चार लोगों से एक ऐसी बातें सुन रहे थे कि ये तो तुम्हारे दिमाग में है, ये पूरा जी सोशल मीडिया पूरा दुनिया के सामने आके बोलने की हिम्मत भी बहुत बड़ी चीज है। तो ये कब डिसाइड किया? जी, ये जब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था हम्म, और मैं ऐसे ही, मुझे आज भी याद है, मैं बेड पे लेटी हुई थी, मेरे रूम में मैंने लाइट और सब कुछ ऑफ किया हुआ था और मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर ऑलरेडी लगा चुकी थी। मैंने एलोपैथी ट्राई किया था, आयुर्वेदा ट्राई किया था, एंड फिर भी मेरे सिम्टम्स में कोई रिलीफ नहीं थी, मुझे तब भी डायरिया हो रहा था। एंड वो शाम की बात है, करीब करीब 5:30-6 बजे की, और मैं अपने बेड पे लेटी हुई हूँ। एंड बेड पे लेटे लेटे जब मैं उस कमरे में अकेली थी, वो कमरा बंद था, अंधेरा था, मैं उस टाइम पे अपनी लाइफ को क्वेश्चन कर रही थी
मैं उस टाइम पे अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर रही थी, बिकॉज़ मैं 21 साल की थी एंड वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो अपना मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे थे और मैं बेड पे लेटे हुए ये समझ रही थी कि मेरी बॉडी इतनी पेन में क्यों है, मेरा डायरिया रुक क्यों नहीं रहा है, मुझे इतना ब्लड क्यों आ रहा है, मैं इतनी स्किनी क्यों हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम पे 35 केजीज़ का ही वेट रह गया था मुझ में। सो इट वाज़ सिवियरली अंडरवेट। एंड उस टाइम पे, उस मिनट पे जब मैं रो रही थी, लाइफ को क्वेश्चन कर रही थी कि ये क्या हुआ है, आगे मेरी लाइफ क्या होगी, मैं कैसे संभालने वाली हूँ, सीलिएक तो ऑलरेडी था ही, इसको कैसे देखने वाली हूँ अब मैं, मुझे तो इसका तो ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं पता, मुझे हम्म। स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है। उस टाइम पे मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से नहीं जी सकती हूँ, ये मेरी लाइफ का एंड नहीं हो सकता है, ऐसे बेड पे पड़े रहकर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। मैं आज रो रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को एक ही शब्द बोला, एक ही सेंटेंस बोला कि देयर हैज़ टू बी सम वे, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड जब मैंने अपने आप को ये बात बोली, मैंने उस दिन अपने आप से प्रॉमिस किया कि मुझसे जितना होगा, जो होगा, मैं अपना 100% दूंगी इस डिजीज़ को, अपने आप को ठीक करने में। मुझे जितना वक्त लगे, मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं टाइम के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे जितना टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तब तक मैं अपने आप को लेकर के 100% ऑनेस्टी के साथ वर्क करने वाली हूँ। एंड वेन दैट थिंग वर्क्स, क्योंकि मेरा इफ तो था ही नहीं, इफ उस टाइम पे हट चुका था, मेरा वो था कि ये तो वर्क करना ही पड़ेगा, 10 चीज़ें काम नहीं करेंगी, 11वीं करेगी बट करेगी। सो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि जब मेरे मन में जो लड़की हमेशा से इतना फुल ऑफ स्पिरिट है, इतना करेजियस है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी एम्बिशियस है, उसके मन में जब एक बार के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए थॉट आ सकता है कि क्या होगा उसकी लाइफ का, ये ज़िंदगी कैसे आगे जाने वाली है, तो मेरे जैसे तो बहुत लोग होंगे ना जिसको ये सेम चीज़ हुई होगी। बिल्कुल। उनकी लाइफ में तो हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशंस रही हो या मुझसे बेहतर भी रही हो, बट अगेन जब आपको कोई डिजीज़ होती है तो आपका पेन सामने वाले के पेन के बराबर ही होता है हमेशा। हम्म। मुझे समझ में आया कि अगर मैंने ये तरीका ढूंढा है, हो सकता है किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो इस स्टेज तक आने में जहाँ पे मैं आई हूँ कि देयर हैज़ टू बी सम वे। हर बार कभी ना कभी किसी ना किसी को थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। हम्म। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जब ठीक हो जाऊंगी, जब मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मैं अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को बताने वाली हूँ। मैं लोगों को जो उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आई विल बी देयर फॉर देम, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपके फैमिली फ्रेंड सब लोग आपके साथ होते हैं, कुछ लेकिन जब समझने आपको कोई, वाला कोई नहीं होता ना ये कंडीशन। एग्जैक्टली, आपको जब कोई इलनेस हो जाती है तो वो सिर्फ आप जानते हैं कि आप पे क्या बीत रही होती है, या फिर आप जैसा कोई जानता है जिसको वो है। यस। आपके फ्रेंड्स फैमिली समझने की कोशिश करते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी वो उस जगह पर नहीं हो पाते हैं जहाँ पे आप होते हो। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे जैसे, मुझे पता है बहुत सारे होंगे एंड मैं ऐसे किसी को सफ़र नहीं करने दे सकती हूँ। मैं इसको अपनी लाइफ का पर्पस बनाऊंगी। अगर मैंने लाइफ में किसी एक पर्सन को भी हील कर दिया, अगर मेरी वजह से कोई एक पर्सन की लाइफ में 2% भी इम्प्रूवमेंट आती है किसी भी टर्म्स में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सो आई कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। आप सो आई डिसाइड, कंसल्टेशन भी लेते हो? हाँ जी, मैं लेती हूँ। सो यस। आई डिसाइडेड कि ओके, दिस इज द टाइम, मैं अपनी आवाज़ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू बाहर कर सकती हूँ, बिकॉज दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ हम्म। पे मैं मैक्सिमम लोगों को रीच कर सकती हूँ। यस। एंड बहुत सही काम किया है, क्योंकि देखिए कंडीशन के बारे में आजकल फिर भी अवेयरनेस है, बट अवेयरनेस जी के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। जी बिल्कुल। तो आप उससे डील कर रहे हो, आप अपनी जर्नी दिखा रहे हो जो आपने झेला है, समझा है। एंड बीमारी से जूझना अलग बात की होती है और उसको समझना अलग चीज होती है, बिल्कुल। जो आपने सीख लिया है, और बहुत अच्छी बात है कि दूसरों को सिखा रहे हो। तो जी प्रिंसी, लास्ट फेज ऑफ दिस पॉडकास्ट, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे हम पूछेंगे, रैपिड फायर। जी कंफर्ट बिल्कुल। फूड। राजमा चावल। एक फूड जो मिस करती हैं आप। पानी पूरी, ठेले की पानी पूरी, स्ट्रीट फूड पानी पूरी मैंने बचपन से कभी नहीं खाई है। सो मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, जब जब किसी को देखती हूँ तो मुझे बहुत मन करता है कि पता नहीं कैसा फील होता होगा जब वो वहाँ पे ऐसे बैठ के खाते होंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई मिस द मोस्ट। मुझे पूरा भरोसा है आप कुछ ना कुछ इसमें भी ढूंढ लोगे। उसका इनोवेशन होगा एंड इट विल हेल्प अदर्स ऑल्सो। जी। एक हैबिट।
एक हैबिट, डेली सुबह उठकर मैं पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी, दैट आई एम सो प्राउड ऑफ। हम्म, मैं जब से बचपन से, जब से मैं स्कूल जाती थी तब से मैं ये चीज़ करती हूँ। तो ये हैबिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये मेरी बाउल मूवमेंट के साथ साथ मेरी एनर्जी को लेकर के एंड इन जनरल मेटाबॉलिज्म को लेकर के इम्प्रूवमेंट करती है। एंड ये जापान में एक प्रॉपर कल्चर है, एक ये एक प्रॉपर हेल्दीएस्ट हैबिट में से मानी जाती है। सो आई लव हाउ आई स्टार्ट माई मॉर्निंग्स। करेंगे। एक इंस्पिरेशन। Okay, my inspiration is Muniba Mazari. She is the Iron Lady of Pakistan. ओके। मैंने उनके बारे में सबसे पहले तब सुना था जब मैं 9th क्लास में थी। तो मैंने यूट्यूब पे उनकी एक स्टोरी देखी, एक टेड टॉक था। टेड टॉक नहीं था, वो सिंपली एक टॉक था जहाँ पे वो एक अपनी स्टोरी के बारे में बता रही थी। एंड उनकी स्टोरी सुनकर मुझे एहसास हुआ कि लाइफ में बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ हमसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड इट्स अप टू अस कि हम उस लाइफ को देखते कैसे हैं, हम अपने कंडीशन से, हम अपने सर्कमस्टांसेस से उनसे लड़ करके आगे बढ़ जाएं या उनको देख करके हम बस बैठ जाएं वहाँ पे अपनी किस्मत को कोसते हुए। मैंने मुझे उनकी एक बात है जो आज भी याद है। मुनीबा मज़ारी जी को जब उनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से हुए थे कि शी वॉज बेड रिडन फॉर ईयर्स, हम्म, तो उनके दिमाग में जब एक थॉट आया कि उन्होंने कभी गॉड से ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, जो अक्सर हम पूछते हैं जब भी हमें कुछ हो जाता है कि मैं ही क्यों गॉड। सो उन्होंने बोला कि उनके दिमाग में कभी ये नहीं आया वाई मी। जब जब उन्होंने अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचा, जब वो उस बेड पे लेटी हुई थी, उन्होंने इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू गॉड वाई मी, शी आस्क्ड ट्राई मी। एंड दैट वॉज कि ठीक है गॉड, आपने मुझे ये कंडीशन दी है, आपने मुझे सर्कमस्टांस दिया है, कोई बात नहीं, आपको जितने और ऐसे कंडीशंस और ऐसे सर्कमस्टांसेस लाइफ में लेकर के आने, आ जाओ। यू कैन ट्राई मी एज मच एज यू वॉन्ट, बट आई वॉन्ट गिव अप। मैं आगे बढ़ूंगी, मैं अपनी चीज़ों से लड़ूंगी और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। वेरी नाइस। So, उनकी ये बात मुझे हमेशा से याद रह गई एंड तब से वो मेरी रोल मॉडल है। वेरी नाइस। इस डिजीज को अगर एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना पड़े तो क्या करोगे? डिस ईज, दैट इज या कि डिस्कम्फर्ट दैट यू फील कि कुछ ऐसी वजह है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। सो दैट इज डिस ईज, नॉट बीइंग एबल टू enjoy your life that easily. या, So for me that would be that one word. अगर आज आपकी 8 साल की जो वो प्रिंसी थी वो जी, इस वक्त मिले तो उसको क्या बोलोगे आप? अगर मैं 8 साल की प्रिंसी से आज मिलूँ, मैं अक्सर उस प्रिंसी से बातें करती रहती हूँ। मुझे अपने आप से बातें करना बहुत पसंद है, मुझे रेट्रोस्पेक्शन बहुत पसंद है। हम्म, तो मैं जब उस 8 साल की बच्ची को इमेजिन करती हूँ तो मुझे उसको गले लगाने का मन करता है और उसे यही कहना है कि उसने उस टाइम पे जो हिम्मत दिखाई, जितनी करेजियस वो है, जितनी स्ट्रॉन्ग वो है, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। जो भी उसने किया, जितना भी उसने किया, क्योंकि उसने कभी अपने सर्कमस्टांसेस से हार नहीं मानी, कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, कभी अपने आप को ये नहीं दिखाया कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है लाइफ में, मुझ पे तरस खाओ। इनफैक्ट शी वॉज द अपोजिट वन, yes, कि उसके चेहरे पे हमेशा एक बड़ी स्माइल होती थी एंड वो दूसरे लोगों को समझाती थी कि कोई बात नहीं, ये हो गया तो कोई बात नहीं, देखो मैं ठीक तो हूँ, मुझे ही संभालना है, मुझे ही करना है, मैं बहुत अच्छे से करूँगी। सो मुझे उसकी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि अगर 8 साल की प्रिंसी उस टाइम पे ऐसा नहीं सोच पाती तो 24 साल की प्रिंसी आज यहाँ बैठ करके कुछ बोल नहीं पा रही होती। बिल्कुल बिल्कुल। जी। प्रिंसी, अगर आपको अभी कोई है जिसकी डायग्नोसिस हुई है अभी, जी। आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि जब डायग्नोसिस होती है ना तो दुनिया हिल जाती है। बिल्कुल। तो आप वो कंडीशन समझ सकते हो, उस सिचुएशन को समझ सकते हो। आपका क्या मैसेज होगा उस लेडी के लिए? जी, जिस भी पर्सन को अभी डायग्नोस हुआ है उसको लेकर के मेरा मैसेज यही होगा कि मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ कि आप पे क्या गुजर रही है, आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदली होगी। और ये जो फेज़ है ये मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ अभी के लिए, ये हार्डेस्ट फेज़ होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आप इन चीज़ों को लेकर के बेहतर फील करोगे। उसके बहुत से रीज़न्स हैं।
सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है, हम हमारी जो भी सिचुएशन होती है उसके साथ जीना सीख जाते हैं। यस, टाइम हमें सिखा ही देता है। बिल्कुल। ये जो अभी करंट फेज होगा यही हमारा हार्डेस्ट फेज है। तो हमें इसको दिमाग में लेकर के ही चलना होगा कि जैसे जैसे हर दिन गुजरता जा रहा है, हमारी लाइफ बेटर होती जा रही है। और उसी बिलीव के साथ हमें हमारी जो भी कंडीशन है उसको लेकर के हमारा बेस्ट देना है उसके मैनेजमेंट के लिए। माना जो हमें हुआ है उस पे हमारी कोई गलती नहीं है, हुँ, हमने कुछ नहीं किया है। हुँ, लेकिन अब जो हो चुका है उसको लेकर के अगर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तब वो हमारी गलती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। इससे अगर कल को आप उठो और ये दोनों बीमारियाँ ना हो, सबसे पहला चीज़ क्या करोगे? जी, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने जब जब सोचा है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आंसर आया है और वो यही है कि पहली बात तो जब खासकर सीलिएक डिजीज़ जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे लगता है कि जैसे वो डिजीज़ रही है मेरी ज़िंदगी में। एंड उसी वजह से जब जब मैंने इस क्वेश्चन के बारे में सोचने की कोशिश की है, मेरे दिमाग में ऐसा कोई आंसर फॉर्म नहीं हो पाया। और जब हुआ भी है तो वो यही है कि मैं उठते ही अगर ऐसा कुछ होता है कि मुझे डिजीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने गॉड को थैंक यू बोलूँगी, अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे जो भी लाइफ एक्सपीरियंस दिया, अभी तक जितना दिया, थैंक यू गॉड फॉर दैट। और उसी के साथ जब मेरा इनिशियल रिएक्शन थोड़ा शांत होगा, जब मैं उस चीज़ को फाइनली एक्सेप्ट कर चुकी होंगी कि अच्छा ठीक है, मुझे सच में डिजीज़ नहीं है, कुछ हुँ, भी नहीं है, तो शायद मैं सबसे पहले जाकर अपना स्ट्रीट फूड वाला पानी पूरी ट्राई करना चाहूँगी। और उसके बाद शायद मैं ढेर सारी डिशेस ट्राई करूँ। सो दैट वुड बी माई थिंग, बट येस, इनिशियल रिएक्शन मेरा वही होगा कि मैं अपने गॉड को सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू बोलने वाली हूँ। वैसे भगवान करे कि ऐसा दिन आए, क्योंकि सबके जी। हम सब अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी कंडीशन को लेके आते हैं, तो हमारा मोटिव यही रहता है कि जो हमने झेला वो आगे वाला ना झेले और हमारी लाइफ़ जो पीछे थी वो वैसी ना रहे। जी तो बिल्कुल। शायद किसी न किसी दिन ऐसा हो जाए एंड आई एम श्योर आप कुछ न कुछ अल्टरनेटिव तो एटलीस्ट ढूँढ ही लोगे। तो जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। जैसे-जैसे रिसर्च हो भी रही है इन चीज़ों यस, को लेकर के, तो देयर आर हाई होप्स कि आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों का क्योर बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच प्रिंसी आने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, स्पेशली इतना पर्सनल कन्वर्सेशन करने के लिए। ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम।